नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और हमने एफसीआई बासमैन एग्ज़ाम के लिए जीके की पूरी सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हम एफसीआई बासमैन के लिए जीके को कवर कर रहे हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीके में कम से कम आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और एफसीआई बासमैन का जो एग्ज़ाम है वो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो अगर आप एफसीआई बासमैन के एग्ज़ाम में जीके पोर्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियोज़ को, इन लेक्चर्स को ज़रूर देखें और चैनल जो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पॉलिटी के, हमने इससे पहले दो लेक्चर लगाए हैं जिसमें पॉलिटी का हमने सबसे पहले हमने पॉलिटी का जो इतिहास होता आपका संविधान का इतिहास होता है, ठीक है, दो हिस्ट्री थी, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, ठीक है, और भी जितनी भी चीज़ें थी, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, ठीक है, सभी चीज़ें कवर की। और दूसरे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को हमने डिस्कस किया, संविधान सभा को हमने डिस्कस किया, संविधान सभा को जितने भी क्वेश्चन संविधान सभा से बनते थे हमने वो डिस्कस किए। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस आपका मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों को डिस्कस करेंगे, मौलिक अधिकारों को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मौलिक अधिकार पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। जो 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं और सभी के सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 12 से लेकर 35 तक हम सभी के सभी मौलिक अधिकार को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, देखिए इसका आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है बल्कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करें। और एफसीआई बासमैन में अगर आप इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को पूरे का पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एफसीआई बासमैन में जीके में से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो प्लीज़ इनको डेली देखें, डेली की डेली नई वीडियो आपका सीरीज वाइज स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने पॉलिटी को डिस्कस किया है, पॉलिटी को पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले हमने संविधान का हिस्ट्री कवर की, फिर उसके बाद हमने संविधान सभा डिस्कस की, उसके बाद आज मौलिक अधिकारों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी, उसके बाद आपका पूरी की पूरी पॉलिटी कंप्लीट कराई जाएगी, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आपकी साइंस को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद जो भी इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया जाएगा, फिर आपका जो मिसलेनियस का जो आपका पोर्शन बचता है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। और आज हम जो टॉपिक करते हैं वो हमारा है मूल अधिकार, जो 12 से लेकर 35 तक है। और 5 से लेकर 11 तक आपके जो नागरिकता संबंधित, जो आपके नागरिकता संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक हैं। 1 से 4 तक आपके जो यूनियन से संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो आज हम 12 से लेकर 35 तक कवर करेंगे और आपके 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता से संबंधित थे, ठीक है। वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही पूछते हैं कि नागरिकता कब है, नागरिकता के अनुच्छेद क्या हैं, तो 5 से लेकर 11 तक हैं। और भाग उनका, नागरिकता का भाग 2 है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों का भाग बात करें, मौलिक अधिकारों का भाग 3 है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो आज हम सभी के सभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में रखी। देखिए क्या था कि कांग्रेस के अधिवेशन होते थे हर साल, और हर साल ये देश को जो आज़ाद कराने के आगे कदम में कोई ना कोई ये अपने जो एजेंडा लेकर आते थे, उसमें इन्होंने जो इनका मुख्य एजेंडा था वो था मूल अधिकारों की मांग करना। तो ये किस अधिवेशन में रखी थी, तो 1935 में अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। 1935 में कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने मूल अधिकारों की मांग को रखा था। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, ठीक है, प्रारूप किसने पेश किया और किसने बनाया, वो थे जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, देखिए ये संविधान, ये भी हम टॉपिक एक डिस्कस करेंगे कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, ये सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। तो मौलिक अधिकार हैं ये आपके
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं 12 से लेकर 35 तक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। तो टोटल भाग जिस टाइम संविधान बना था 1 से लेकर 22 तक थे, टोटल 22 भाग थे। अब ये बढ़कर 25 के लगभग हो चुके हैं। जब मूल संविधान बना था तो 22 भाग थे। ठीक है, और 8 आपकी अनुसूची थी, और जो अब 12 हो चुकी हैं। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 जो आपके मौलिक अधिकार थे। सॉरी, ये आपका समानता का अधिकार जो आपका पूछा गया था कि कितने समानता के अधिकार थे। ठीक है, कितने समानता के अधिकार थे? तो 7 समानता के अधिकार थे। स्वतंत्रता के, सॉरी, ये आपको जो स्वतंत्रता दी गई थी जो आपको, वो कितनी थी? ठीक है, तो वो 7 थी। उसके बाद ये 6 रहेगी। जो संपत्ति का जो आपका अधिकार था वो इससे हटा दिया गया और 300A में उसको कर दिया गया। ठीक है, ये आपका मौलिक न्याय स्वतंत्रता के अधिकार हैं जो 19 में है, 19 के ए से स्टार्ट होते हैं। तो किस संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को सूची से हटाकर कानूनी अधिकार में किया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। नेक्स्ट है ये समानता के अधिकार। देखिए, वो स्वतंत्रता के अधिकार थे, ये स्वतंत्रता के थे। यहाँ पे हमने मौलिक अधिकार नहीं, स्वतंत्रता अधिकार थे। ठीक है, पहले 7 थे जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार इनसे हटा दिया गया था। और समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें 14 में विधि के समक्ष समानता है, 15 में धर्म जाति नस्ल की संबंधित समानता है, 16 में जो आपका जो अवसर की समानता है, 17 में जो छुआछूत से संबंधित जो वो था कि इसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते, 18 में जो उपाधियों के बारे में है वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 14 से लेकर 18 तक है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 15 में। कोई भी व्यक्ति धर्म नस्ल जाति लिंग स्थान के आदि पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसका जो ये गैर कानूनी है, और ठीक है, गैर कानूनी है ये। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धर्म नस्ल जाति लिंग स्थान के आदि पे भेदभाव नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में? जो अफसर की समानता है ये, ठीक है, अफसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में। इसमें क्या है कि भाई सभी को समान जो भी सभी को समानता है। जो भी गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स आती हैं, आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि सभी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी उन पद को पा सकते हैं अगर आप में वो एलिजिबिलिटी को आप पूरा करते हैं। मींस कि 10 BA कैंडिडेट हैं, 10 लोगों ने BA की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो और 10 के 10 ने जो नंबर इसमें मांगे गए मींस कि 60% वाले एक पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 के 10 BA की हुई है, 10 के 10 व्यक्तियों के 60% है, तो वो सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनमें समान योग्यता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी को इसके वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है। जैसे देखते हैं कि अगर कोई 10th पे जॉब आती है तो सभी 10th वाले उसके लिए अप्लाई करते हैं। अगर 10+2 पे जॉब आती है तो उसमें सभी अप्लाई करते हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन पे जॉब आती है उसके लिए सभी अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो ये आपका अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है। कोई भी व्यक्ति किसी को जो छुआछूत थी पहले, किसी भी व्यक्ति को जो छुआछूत थी तो वो नहीं कर सकते अब अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, वो गैर कानूनी कर दिया गया है।
उपाधियों का अंत, ठीक है। आप एजुकेशन से रिलेटेड आप उपाधि ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, जैसे डॉक्टर लिखा लेता अपने नाम के आगे, ठीक है। कोई भी सेना का जो पद ले सकते हो, सेना का जो सम्मान है वो ले सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी सम्मान नहीं ले सकते। अगर आपने कोई सम्मान ऐसा लेना है तो उसके लिए आपको पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान के 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में है। मूल संविधान में कितने तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? तो 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था मूल संविधान में। जो मूल संविधान था उसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, पर उसमें से संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब 6 रह गए थे, ठीक है। संपत्ति को 300A में कर दिया गया था, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया गया था, अब 6 रह गए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संविधान किस अनुच्छेद में है? जो देखिए मीन्स की किसी की कोई गिरफ्तारी हो जाती है और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पे दोष सिद्धि वगैरह होती है, मीन्स की किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसमें अनुच्छेद 20 में ये है, ये गिरफ्तारी वाला जो अनुच्छेद 22 में है, पर यहाँ पे दोष सिद्धि के बारे में है। मैं आपको समझाता हूँ। जो सजा है वो जिस टाइम व्यक्ति ने कोई भी जुर्म किया होगा, उस मान लो 2021 में किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, तो 2021 के कानून के हिसाब से उस जुर्म के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। ना पहले के जुर्म के हिसाब से दी जा सकती, ना बाद के जुर्म के हिसाब से दी जा सकती। 2021 में किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है तो उसी के हिसाब से उसको सजा सुनाई जाएगी। जिस समय उसने जुर्म किया उस समय जो प्रावधान था उसी हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। ये भाग 1 में है अनुच्छेद 20 के में। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में ये है कि जो व्यक्ति है जिसके ऊपर अपराधी है, जिसके ऊपर दोष है, ठीक है, अपराध का दोष है, वो अपने वकील की सलाह ले सकता है, अपने मनपसंद वकील की सलाह ले सकता है, ठीक है, मनपसंद वकील की सलाह ले सकता है। ये पार्ट 2 में है। और पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में कहा गया है कि भाई जो व्यक्ति है उसे पुलिस द्वारा या किसी भी अन्य संस्था द्वारा उसे बाधित नहीं किया जाएगा। भाई तूने अपने खिलाफ गवाही देनी है, वो अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा, ठीक है। उसको बाधित नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा भाई तू अपने आप गवाही दे। तो ये पूरे के तीन हो चुके हैं। देखिए पहला हमने आपको बताया कि सजा जिस समय जुर्म किया गया उस समय की सजा दी जाएगी। दूसरा अपने मनपसंद के वकील की सलाह ले सकता है। तीसरा उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा, उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो प्राण, यहाँ पे प्राण है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मीन्स की देखिए जब इमरजेंसी वगैरह लगती है, चाहे वो 352 में है, चाहे वो 356 में है, चाहे वो अनुच्छेद 360 में है, किसी भी अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी लगती है तो अनुच्छेद 21 को यहाँ पे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों उसको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। देखिए विधि के द्वारा जो कानून है, विधि के द्वारा उसका जीवन मीन्स कि उसको पनिश किया जा सकता है, उसको डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है, जैसे फांसी दी जाती है, वो देखिए कानून के हिसाब से दी जा सकती है। बट कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि इसको गोली मार दीजिए, कोई भी राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता, कोई भी MLA MP किसी की भी जान कोई भी व्यक्ति नहीं ले जा सकता, उसको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? 23 से लेकर 24 तक ये शोषण के विरुद्ध है। देखिए 23 से 24 शोषण के विरुद्ध है, इसमें क्या क्या है वो आप देख लीजिए एक बार। कि मानव तस्करी से संबंधित कानून किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। देखिए
कि आप इसमें अनुच्छेद 23 के बारे में आपको विस्तार से मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 23 में आप किसी भी मानव की तस्करी नहीं करेंगे। मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है, ना खरीदा जा सकता ना बेचा जा सकता, ठीक है। मीन्स कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, ठीक है। तो पहले समूह में जो शासक होते थे वो गुलामों को खरीद लेते थे, ठीक है, शासक गुलामों को खरीद लेते थे। जैसे मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो ऐसे अब नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की तस्करी नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 23 में है, जबरदस्ती कोई भी किसी से काम नहीं करवा सकता। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कोई काम करने की, तो उससे कोई जबरदस्ती कोई उसे काम नहीं करवा सकता। इसमें थोड़ा अपवाद है, युद्ध की स्थितियों में किसी भी व्यक्ति को ड्यूटी लगाई जा सकती है। बट सामान्य स्थितियों में, मान लीजिए कोई नॉर्मल डे है, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी से अपनी मनमर्जी का काम नहीं करवा सकता, जहाँ कह नहीं सकता कि आप मेरे यहाँ काम करो। तो उसकी इच्छा होगी, अगर आपके यहाँ वो काम करना चाहता है तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया कि कोई भी 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको ऐसे जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 में है। तो 23 और 24 शोषण के जो विरुद्ध जो आपके अधिकार थे। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में। तो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को आज़ादी है, भाई वो कोई भी धर्म माने, आपका किसी भी धर्म की पूजा करे, किसी भी धर्म का पाठ करे, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करे, किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का पूजा पाठ करे, वो उसकी स्वतंत्रता है। कोई सरकार, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन उसको बाधित नहीं कर सकता कि भाई आपने ये धर्म मानना है या ये धर्म नहीं मानना। उसकी इच्छा है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है अपनी इच्छा से। कोई मुस्लिम है वो हिंदू बन सकता है, कोई हिंदू है मुस्लिम बन सकता है, कोई पारसी है हिंदू बन सकता है, हिंदू पारसी बन सकता है। उसकी खुद की इच्छा है, वो कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 में क्या है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो अनुच्छेद 25 में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने धर्म संस्थाओं की स्थापना व अन्य संस्थाओं की संपत्ति के लिए संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। देखिए बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, किसी भी लेक्चर को तैयार करने के लिए। पहले उसके लिए अच्छा डेटा तैयार किया जाता है, फिर उसकी PDF बनाई जाती है, ठीक है, फिर उसकी स्लाइड वगैरह बनाई जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर उस लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाता है। तो लाइक करने में आपका कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल आसानी से आप एक क्लिक करनी होती है। दिन भर आप क्लिकिंग करते हैं मोबाइल पे, तो एक क्लिक लाइक करने के लिए भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे हम बढ़ चढ़ कर जो अच्छे से अच्छे लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि FCI वॉचमैन के एग्जाम में GK पोर्शन में से तो आपका क्वेश्चन कोई कटने वाला नहीं है, बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन ठीक होंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व अन्य संस्थाओं के लिए संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है। अब पहले थी कोई व्यक्ति सिंगल तौर पे इंडिविजुअल तौर पे कोई भी धर्म को मान सकता है। अब बात करते हैं कि संगठन भी बना सकता है, वो संपत्ति अर्ज कर सकता है, वो अपनी संस्था बना सकता है। कोई व्यक्ति मान ले किसी व्यक्ति ने संस्था बना ली, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई भी संस्था बना दी, तो वो अनुच्छेद 26 के तहत वो संस्था बना सकता है, उसका अकाउंट खुलवा सकता है, उस अकाउंट में फंड इकट्ठा कर सकता है अनुच्छेद 26 के तहत। धार्मिक कार्यों में टैक्स से छूट के लिए अनुच्छेद 27 है। जैसे उसने अकाउंट खुलवाया था और उसने फंड इकट्ठा कर लिया अनुच्छेद 26 के तहत, और जो वो पैसा था वो सारा धार्मिक कार्यों पे लगाएगा, तो उसके लिए सरकार
टैक्स में भी छूट देगी, ठीक है उसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय सरकार द्वारा फंड किए गए शिक्षा संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मान लो अब कोई धार्मिक स्कूल खुला हुआ है, ठीक है, नहीं कोई भी स्कूल खुला हुआ है, नॉर्मल स्कूल खुला हुआ है, ठीक है, और उसको भारत सरकार फंड करती है, ठीक है, मीन्स कि उस स्कूल पे खर्चा आता है 60,000 रुपये, ठीक है, और 60,000 रुपये उसको सरकार देती है, ठीक है, और वो किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, जैसे मुस्लिम शिक्षा नहीं दे सकता, हिंदू शिक्षा नहीं दे सकता, क्रिश्चियन शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार उसे फंड कर रही है। उसमें केवल जो आपके एजुकेशनल जो शिक्षाएं वो दे सकती है, जैसे जो नॉर्मल हमारी स्टैंडर्ड एजुकेशन होती है वैसी शिक्षाएं दे सकती है, धार्मिक शिक्षाएं नहीं दे सकती। ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। जो मीन्स कि मान लीजिए किसी 5,000 व्यक्ति हैं इंडिया में किसी विशेष संस्कृति के, देखिए बाकी करोड़ों में है, तो उस संस्कृति को खतरा भी हो सकता है। तो अनुच्छेद 29-30 में कह दिया कि अगर आपकी संख्या 5,000 भी है, 2,000 भी है, अगर आप 10 व्यक्ति भी हैं, तब भी आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, आप अपनी शिक्षा ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से शिक्षा ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से संस्कृति को बचा सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों की संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए वही अल्पसंख्यक होते हैं, एक बहुसंख्यक होते हैं, जैसे हिंदू बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन है? सिख अल्पसंख्यक है, केवल 2% है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में क्या गया कि वो जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने हितों के संरक्षण के लिए उनको संविधान में अनुच्छेद 29 में आज़ादी दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। अगर आपका किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये लेक्चर पसंद आए तो कृपया इन्हें लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब